सन 2021 में सिने इंक ने अमेरिका के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सलमान अख्तर के साथ मेंटल हेल्थ पर एक सीरीज शुरू की थी। नाम था नींद क्यों रात भर नहीं आती। कुल मिलाकर 8 प्रोग्राम थे उस पहली सीरीज में। सुनने वालों ने उसको बहुत पसंद किया। यही वजह है कि हम सिने इंक की सीरीज नींद क्यों रात भर नहीं आती का आज से दूसरा सीजन शुरू कर रहे हैं। पहले सीजन में हमारे कई टॉपिक्स थे। हमारी जहनी सेहत पर कोविड-19 का असर और कैसे दिलो दिमाग को फिक्र से बचाएं। फिर हमने जिक्र किया डर, खौफ, फियर या किसी भी तरह की फोबिया का। ये सब हमें क्यों परेशान करते हैं। एक थीम लालच या ग्रीड पर था कि लालच एक बीमारी कब बन जाता है। और फिर हमने तफसील से बात की थी कि गुस्सा क्यों आता है और इंसान के लिए किन हालात में बदला या इंतकाम लेना ज़रूरी हो जाता है। और हाँ, पहली सीरीज में कुछ जिक्र इस बात पर भी हुआ था कि माफ़ी मांगना क्यों ज़रूरी है और वो माफ़ी किस तरह की होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, मेंटल हेल्थ पर सिने इंक की इस सीरीज के दूसरे सीजन के साथ मैं हाजिर हूँ। सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमेशा की तरह डॉक्टर सलमान अख्तर मेरे साथ होंगे। सलमान साहब तकरीबन 50 साल से अमेरिका में रहते हैं। साइकियाट्री और साइको एनालिसिस के प्रोफेसर रहे हैं। साइकियाट्री यानी कि मनः चिकित्सा या नफ्सियाती इलाज पर 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें बेशतर किताबें साइकियाट्री के स्टूडेंट्स के सिलेबस और रेफरेंस में शामिल हैं, और वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। इस वक्त आप अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में हैं और मैं हूँ सिने इंक के लंदन स्टूडियो में। ये प्रोग्राम ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज पहले एपिसोड में डॉक्टर सलमान अख्तर के साथ बात होगी एडल्ट्री पर। एडल्ट्री यानी कि शादी के बंधन में रहते हुए अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशंस या यौन संबंध या जिनसी ताल्लुकात कायम करना। सवाल बहुत हैं। एडल्ट्री कितनी तरह की होती है, इंसान एडल्ट्री क्यों करता है, एडल्ट्री के बाद के नतीजे क्या होते हैं, और एडल्ट्री रिश्तों को कैसे बर्बाद करती है और क्यों जिंदगियां तबाह होती हैं। क्या ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए जिसमें एडल्ट्री हो। शायरी, लिटरेचर और फिल्मों में एडल्ट्री का जिक्र किस तरह से होता है, और अगर एडल्ट्री एक हकीकत है तो इसमें बुरा क्या है। इन सभी सवालों को जहन में रखकर आइए मिलते हैं डॉक्टर सलमान अख्तर से। नींद क्यों रात भर नहीं आती, सीजन 2 एपिसोड 1। मेरा सवाल, क्या आज की डिजिटल एज में एडल्ट्री के भी रूप बदलते हैं। फिलाडेल्फिया से सलमान अख्तर। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ा भी दी है आजकल के ज़माने में, एंड वो ये कि इमोशनल इनफाइडेलिटी, कि आप अपनी बीवी के अलावा या मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत से डिटेल में बातें करूं और अपने जो जज्बात हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो पर्सनल ख्यालात हैं, वो बीवी को बताने के बजाय उसको बताऊं। तो ये इस तरह की बात इमोशनल अडल्ट्री हो चुकी है। दूसरी अब क्या है कि ये इंटरनेट की वजह से ज़रूरी ये भी नहीं है, सेक्स की भी डेफिनेशंस बदल रही हैं। तो नतीजे के तौर पे आप यू कैन हैव सेक्स विद समबडी ऑन इंटरनेट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो वो साइबर अडल्ट्री भी एक चीज़ हो गई है। साइबर अडल्ट्री है, इमोशनल अडल्ट्री है। लेकिन जो है ना कि पुराने ज़माने की जो ख़ास अडल्ट्री है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, ये सब वो आमतौर पे जो आप कह रहे हैं कि फिजिकल एक्चुअल सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उसमें ये भी कहा जाता है कि सब फलाने के फलाने से नाजायज ताल्लुकात हैं। अगर मैं छोटा सा सवाल यहाँ पे ये करता चलूं कि एडल्ट्री वर्सेस सेक्स, जबान हमारे इस प्रोग्राम की थोड़ी सी आसान रहेगी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। तो एडल्ट्री वर्सेस सेक्स, अब इस मौजू को आप कैसे डील करेंगे। पहले कि इसमें दो तीन बातें आ जाती हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि एक इमोशनल अडल्ट्री भी एक चीज है। अगर सारी अपने दिली जो बातें हैं, जो गहरी बातें हैं आपके दिल की, दिल के खौफ, दिल का शर्म, दिल के एम्बिशंस, अपने ख्वाब, आप अपनी बेगम के अलावा और बेगम के बजाय किसी और से सारी ये गुफ्तगू करें, और बेगम को ना बताएं ये सारी बातें कि आपके ख्वाब क्या हैं, आपके खौफ क्या हैं, आपकी शर्म किस बात पे है, आपकी तमन्नाएं क्या हैं। आप एक और औरत से ये सारी गुफ्तगू करते हैं, या ये रिवर्स कर लें, कोई औरत अपने मियाँ के अलावा सारी गुफ्तगू एक आदमी से करती है।
यहाँ पे आजकल ये भी एतराज हो जाएगा, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, तो मैं एक फुट नोट लगा दिया इसमें। तो वो इमोशनल एडल्ट्री भी हो गई एक तरह से। लेकिन ज्यादातर जो है ये मामला डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन सेक्स के बारे में है। तो अब इसमें सेक्स और अडल्ट्री का रिश्ता भी अजीबोगरीब है। एक तरफ तो सिंपल बात है, अडल्ट्री का मतलब है जिससे आपकी शादी हुई है, चाहे आप औरत हो चाहे आप मर्द हो, छुप छुपा के और उसके अलावा किसी और के साथ आप सेक्स करें तो उसको अडल्ट्री कहते हैं। अब ये तो क्लियर रिश्ता हो गया, लेकिन और भी इसमें रिश्ते हैं। एक ये कि जो लोग सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मैं जिन समाजों में एक एडोलेसेंस का पीरियड काफी है कि 15-16 साल की उम्र से लेके 25-26 साल की उम्र तक 10 साल, पूरे एक डेकेड, जिसमें कि जवान होते हुए लड़के लड़की को आजादियां हैं दूसरे सेक्सों से, के लोगों से, दूसरे जिन्स के लोगों से मिलने की, घुल मिलने की, रोमांटिक एंड फिजिकल इंटीमेसी की। तो उसमें इतना सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है और इतना सेक्सुअल एक्सपीरियंस पॉसिबल है कि सेक्स फिर वो इतना मोटिवेशन नहीं रह जाता अडल्ट्री के लिए, एज अगेंस्ट उन समाजों में जहां मर्द और औरत को इतना अलग अलग रखा है, इतना सेग्रीगेशन है कि पता चला कि शादी ही सेक्स का पहला और आखिरी तजुर्बा था। नतीजे के तौर पे फिर वो लोग जो हैं दूसरे समाजों में जाते हैं जहां ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, तो उसमें सेक्स का रिश्ता दूसरा है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। इन माय एक्सपीरियंस, आप हैरान होंगे इस बात पे, और ये आमतौर पे हमारे ईस्ट के मुल्कों में और मिडिल ईस्ट के मुल्कों में ये फैंटेसी है कि ये अमेरिकन लोग जो हैं ये बहुत बदमाश हैं और ये इधर उधर मुख्तलिफ लोगों के साथ सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तजुर्बा, मैं यहाँ पे 50 साल से मैं यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रह रहा हूँ। जितने मैंने अफेयर देखे हैं हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों में, उतने मैंने कभी नहीं देखे अमेरिकन में। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो वहां अमेरिका में रहते हैं? हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों में अगर होंगे 10, तो अमेरिकन में होगा एक। और उसका मोटिवेशन सेक्स नहीं होता, क्योंकि दे हैव हैड प्लेंटी ऑफ सेक्स, नंबर वन। नंबर टू, दे हैड नॉट मैरिड a person to have sex. That was not the reason that they got married. An ordinary American has had at least a male, at least 8 partners, and an ordinary American female has had at least 6 partners or 5 partners before शादी। अच्छा, तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि खास तौर पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों की बात हो रही थी, इसलिए कि ज्यादातर प्रोग्राम वही लोग ये सुन भी सकते हैं, उनमें ज्यादा है। मेरा तजुर्बा यहाँ पे अमेरिका में रह के यही है। क्योंकि उनमें ज्यादा क्यों है, उसकी 3 वजह हैं। कि नंबर एक, कि वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे डिडंट हैव ए सेक्सुअल एडोलेसेंस कि कोई 16 साल की उम्र में उन्होंने सेक्स करना शुरू किया और 26 साल तक 8-10 लोगों के साथ कर चुके थे, 15 के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग लाहौर में पड़े हुए हैं और जो लोग इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, वहां उनके उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। पेट नहीं भरा है, पेट नहीं भरा। एक बात है। दूसरे, कि ये सच है, तल्ख बात है लेकिन ये सच बात है कि शादी में सेक्स हमेशा कम हो जाता है। शादी में सेक्स क्यों कम होता है, उसकी वजह यह है कि सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। सेक्स एक मिस्ट्री भी है, एक राज, एक तिलिस्म। उस तिलिस्म को सॉल्व करना और उस बंद दरवाजे को खोलना और उस खिड़की से झांकना जिस पे बना है कि उसका कागज चिपका देना घर के रोशनदानों पर, तो नतीजे के तौर पे वो मिस्ट्री कम हो जाती है शादी में। अब शादी में आप उसी इंसान के साथ रोज रह रहे हैं, बाथरूम भी शेयर कर रहे हैं, उनको भी कपड़े बदलते देख रहे हैं, वो भी आपको कपड़े बदलते देख रहे हैं, दोनों पार्टनर्स। तो उसमें इतनी ज्यादा इंटीमेसी हो जाती है कि वो सेक्सुअल मिस्ट्री कम हो जाती है। जब मिस्ट्री कम हो जाती है तो सिर्फ फिजिकल बात तो उतनी रह नहीं जाती है। तो एक बात, इन लोगों का सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, शादी के बाद सेक्सुअल डिमिनिशन हो गया फ्रीक्वेंसी का।
तीसरी बात यह है कि यहाँ अगर आए अमेरिका में, यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत है। देखिए, मैं मेरी उम्र है 77 साल, मैं भूला नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, माफ कीजिएगा, हैरत की बात है आप सोच के, लेकिन सच है ये, कि कहाँ जाएं, जगह नहीं होती है कि आप अब किसी से मिलने की कोई जगह में ढूंढनी पड़ती है। यहाँ कोई जगह का प्रॉब्लम नहीं है। और जगह का मसला ये भी है साथ में, क्योंकि आपने खुद ही वजाहत कर दी कि इसमें मतलब ये एडल्ट्री की नौबत क्यों आती है और क्यों एक बड़ी तादाद में लोग उसकी जी। तरफ जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में, खासतौर पे हिंदुस्तान में तो पिछले दिनों एक और मसला है कि अगर दो प्यार करने वाले, वो किसी भी नौइयत का प्यार कर रहे हों, अगर वो कहीं पे भी बैठ के कुछ अपने एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं तो उनको जालिम समाज वो करने नहीं देता। इसलिए कि बाकायदगी से इस तरह के विजिलेंटे कुछ ग्रुप्स भी बन गए हैं। उनका मकसद ये होता है कि वो ढूंढ रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, होटल्स में, और उसमें वहां तलाश कर रहे हो जहां लोग इसमें शामिल हैं, लड़के लड़की या शादीशुदा या गैर शादीशुदा वगैरह। जो लोग टोकने वाले होते हैं, दिलचस्प बात यह है कि उनको इससे वाकई मतलब नहीं है कि आप एडल्ट्री कर रहे हैं या लीगल हैं, लेकिन ये कि उनको ये होता है कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप ये क्या कर रहे हैं इधर उधर। तो ये सारी पाबंदियां होती हैं। नहीं, लेकिन उसमें उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एनवी, जिसको उर्दू में जरा सा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, रश्क और हसद। ये जो है, एनवी एंड जेलसी। अब एक दो लवर्स बैठे हुए हैं पार्क में, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं या किस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो जो ये विजिलेंटे हैं, इनको दो बातें होती हैं। एक एनवी, कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, कि ये औरत इससे क्यों मोहब्बत कर रही है या मर्द इससे क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं कर रहा। तो जेलसी एंड एनवी दोनों उसकी हम्म। वजह। लेकिन गोइंग बैक टू अडल्ट्री, उसमें यह है कि क्योंकि ये पोशीदा चीज है, इसको छुपाना है, तो छुपाने के लिए जगह चाहिए। तो छुपाने के लिए या तो कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको एक कमरा दे, अपना घर दे, तो वो फिर दोस्त, उसको भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। और या आप होटल में जाएं तो वहां डर लगे। नतीजे के तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जगह की कमी है। कमाल है, यहाँ जगह भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है। अमेरिकन लोगों में क्यों कम है अफेयर हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से, मेरे तजुर्बे से, कि वो अगर शादी से नाखुश होते हैं तो वो शादी तोड़ देते हैं। अमेरिकन। हाँ, उनको कोई 60% शादियां यहाँ पे, 60% शादियां जो हैं वो डिवोर्स में होती हैं। और इंसान यहाँ शादी करता है, कम से कम 2 साल डेटिंग, 2 साल साथ रहना, 6-7 साल जानने के बाद शादी करता है। वो जानना जो है वो बिब्लिकल जानना भी है, उसमें 1000 बार सेक्स हो चुका है। तो सेक्स की वजह से शादी नहीं करते, और सेक्स की वजह से छोड़ते भी नहीं है। छोड़ते इसलिए कि कोई प्रॉब्लम हुआ तो छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो फिर दूसरी पार्टनर्स अवेलेबल है। लेकिन हिंदुस्तानी लोग शादी भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी तो है ना, कि यूं भी है और यूं भी, तो वो दोनों चीजें चाहते हैं। तो जैसे ए हमीद लाहौर के पुराने राइटर थे, उनका एक बड़ा अच्छा जुमला है किसी नॉवल में है, कि अक्लमंद लोग बरसात के दिनों में 2 छतरियां रखते हैं। रेनी डेज के लिए। एक आपने क्योंकि उस तरफ इशारा कर दिया अक्लमंद लोग, तो मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाह रहा था कि जो अक्लमंद लोग होते हैं, ये दानिश्वर समझ लीजिए, बुद्धिजीवी समझ लीजिए, इंटेलेक्चुअल समझ लीजिए, क्या वो इस तरफ जरा ज्यादा माइल होते हैं एडल्ट्री की तरफ? मतलब एडल्ट्री वर्सेस इंटेलेक्ट, इसका कोई ताल्लुक है इस बात से, दिमाग से? ताल्लुक यूं है कि देखिए, ये लोग, इनमें एक और चीज कॉमन, एक ट्रायंगल बना लें। एक तो आपने बताया कि हाई अचीवमेंट, हाई इंटेलेक्ट, हाई टैलेंट, ठीक है, हुनरमंद और सक्सेसफुल, कामयाब, कामयाब हुनरमंद मशहूर। एक तो ये हो गया। दूसरा हुआ ये बेवफाई और चीटिंग। तीसरा, इस दोनों की एक ही वजह है, वो है बचपन का ट्रॉमा। कि बचपन में अगर ज्यादा चोट लगती है इंसान को, तो उस चोट से आदमी इरिटेबल भी होता है, उदास भी होता है, गुस्से में भी होता है, बदतमीज भी हो सकता है, शराब भी ज्यादा पी सकता है, बेईमानियां भी कर सकता है, दूसरी तरफ मेहनत भी ज्यादा कर सकता है। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है कि कभी कभी जिन लोग बच्चों के साथ बहुत बुरा हो जाता है बचपन में, दोनों माँ बाप मर गए, 2 साल का था बच्चा, पैदा हुआ तो बहुत बड़ा डिफेक्ट था चेहरे में,
पैदा हुआ तो हार्ट में बहुत सीरियस डिफेक्ट था, बहुत दिनों तक सर्जरी होती रही हार्ट में। तो इस किस्म की बातों से जब कुदरत नाइंसाफी करती है बच्चे के साथ, तो वो बच्चा बड़ा होके ये सोचता है कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हो चुकी है, अब मुझे नाइंसाफी का हक है। नतीजे के तौर पे अगर कोई आदमी एक ऐसा, देखिए परवेज साहब, आप चलाएं 70 किलोमीटर पर माइल गाड़ी, क्योंकि आपकी वालदा का इंतकाल नहीं हुआ था जब आप बच्चे थे, मेरी तो वालदा का इंतकाल हो गया था, आई शुड बी अलाउड टू ड्राइव 100 200। कि वो ये मेंटेलिटी जो है, टू ट्रीट वन सेल्फ एज एन एक्सेप्शन टू रूल्स, ये जो है सक्सेसफुल लोगों में है। क्या ये सक्सेस से पैदा होती है एक्सेप्शनल मेंटेलिटी, या एक्सेप्शनल मेंटेलिटी से सक्सेस पैदा होती है? तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये तीनों चीजों का कनेक्शन है। तो अगर आप देखें जितने भी दुनिया के मशहूर तरीन लोग हैं, या तो उनको कोई सेक्स में दिलचस्पी ही नहीं थी, ऐसे भी लोग हैं, या कभी वफादार नहीं थे। अब वो चाहे शायरों में हो, अदीबों में हो, चाहे वो मिर्जा गालिब हो, चाहे वो टॉल्स्टॉय हो, चाहे वो हेमिंगवे हो, चाहे कोई भी हो, अदीबों में हो, चाहे वो साइकियाट्री में हो, साइकोएनालिसिस में, फेरेंजी, फ्रॉइड साहब के बारे में भी अब कुछ बातें पता चली हैं इस किस्म की, फ्रॉइड, यूंग, फेरेंजी, साइकोएनालिसिस में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे तो जितने, चाहे वो नेता हो, मुल्क के बड़े बड़े नेता, तो इन लोगों में सब में ये जो है, ये जज्बा तो है। मैं जरा सा समझ लूं यहाँ पे कि जो एडल्ट्री है वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, और मैं एक लफ्ज और ऐड कर देता हूँ, जो थोड़ा ताकतवर लोग भी हैं, जो पावरफुल लोग भी हैं, समाज के किसी भी हिस्से में हों, वो आपने खुद ही इस बात की वजाहत कर दी कि वो पढ़े लिखे, थिएटर करने वाले, म्यूजिक वाले, जो भी है, प्रोफेसर, एकेडमिक, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। नतीजे के तौर पे गालिब से लेके रविशंकर तक, और बहुत से लोग आजकल के भी शायरों में उसमें रख लें आप, शायरों में, अदीबों में, रहनुमाओं में, पॉलिटिकल लीडर्स में, जहां सक्सेस है वहां पे दो चीजें, एक तो वो आदमी ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज है, उससे इतनी सक्सेस पैदा की है, तो अब कहता है कि भैया मैंने तो इतना काम कर लिया, मुझे तो कुछ या ऑर्डिनरी रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए मुझ पे। जो इंटेलेक्ट है उसका भी कहीं ना कहीं एडल्ट्री से ताल्लुक है। हाँ, एक एक बात अब यहाँ थोड़ा सा जरा सा बता ही दीजिए कि ये तो आपने बताया कि कुछ जो उसके कॉजेज हो सकते हैं वो ऐसे भी हैं जो बचपन से निकल के आ रहे हैं, वो ट्रॉमा से भी निकल के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि चार पांच वो क्या चीजें हैं, कॉजेज हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कारण हैं कि इंसान एडल्ट्री की तरफ ज्यादा माइल होता है, कुछ कम होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपना ध्यान हटाने के लिए नमाज, रोजा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब का सहारा लेते हैं, और उसमें कहीं रिलीजन, मॉरलिटी, ये जी। सारी चीजें रोल प्ले करते हैं किसी तरह से। मैं समझना ये चाहता हूं कि कॉजेज, और उसके बाद में जो अंग्रेजी का एक लफ्ज है जिसको आप लोग बहुत बोलते हैं, डिस्पोजिशन, जी क्या है? देखिए, इसमें एक तो पहले सेपरेट कर लें दो बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोमिस्क्विटी एंड अडल्ट्री। एक आदमी है, वो 72 औरतों के साथ सो चुका है, वो अडल्ट्री भी है, वो शादीशुदा है, तो वो अडल्ट्री तो हो गई वो, लेकिन वो अडल्ट्री डिफरेंट है, बजाय इसके कि एक दूसरी बीवी के अलावा एक दूसरी औरत से और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन, एक के साथ जो है वो अलग चीज है, फिनोमेना, और 72 के साथ अलग चीज। इसमें अख्तर साहब का शेर याद आ गया, माफ कीजिएगा, कि जानिसार अख्तर साहब का शेर। हाँ, हमारे वालिद थे मजे के आदमी। और शेर अच्छा लिख, शेर इसी बात पे है कि ये हमसे ना होगा कि फकत एक को चाहे, हम्म। ये हमसे ना होगा कि कि फकत एक फकत को, एक को चाहे। ऐ इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। वाह, क्या बात है! ए इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। टू बी सो कैंडिड अबाउट, हाँ। आई थिंक इज अ रिमार्केबल थिंग। उर्दू शायरी में इतनी ईमानदारी बहुत एक रेयर। एक जानिसार अख्तर साहब का शेर आपको याद आया तो मुझे भी याद आया। जुल्फे सीना क्या है? जुल्फे सीना नाफ कमर, एक नदी में कितने भंवर। तो अब ये इस पे राही मासूम रजा साहब, जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बल्कि मैंने उनके साथ काम भी किया है, बहुत ही उम्दा आदमी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जुमला इसके बारे में लिखा है, मजमून में छपा हुआ है,
कि ये शेर न तो बीवी के बारे में है न महबूबा के बारे में, ये शेर एक रात की पाई हुई दौलत के बारे में। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरह से बात कही जा सकती है। अच्छा, वापस जाते हैं प्रोमिस्क्विटी, कि आप एक लवर के बाद दूसरे लवर, दूसरे लवर के बाद तीसरे लवर, तीसरे लवर के बाद चौथे लवर, तो जाहिर है इसमें अडल्ट्री तो हो ही गई अगर आप शादीशुदा हैं। लेकिन ये फिनोमेना, ये चीज अलग है, बजाय इसके कि आप एक से, आपका चाहे आप औरत है या मर्द है, एक जो है आपके स्पाउस के, शादीशुदा जिससे आप हैं, उसके अलावा एक से आपने इश्क किया और जिंदगी भर उससे कमिटेड रहे, वो अलग चीज है। तो जो ये है कि एक दो तीन चार पांच छह ऐसे चल रहा है, वो जो है वो ग्रीड से, लालच से, हिर्स से मतलब है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक देता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, इसलिए कि ये आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ग्रीड, हिर्स, लालच। उसकी वजह यह है कि आपके साथ जब हमने ये जो सीरीज है नींद क्यों रात भर नहीं आती, इसका सीजन 1 किया था, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, कोविड के फौरन बाद हमने ये शुरू कर दिया था। और उसमें बाकायदगी से आधा घंटा हमने इस टॉपिक पर बात की है कि ग्रीड क्या है। और उसी सीजन 1 में हमने 8 प्रोग्राम किए थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग सुनने वाले, देखने वाले हैं, अगर वो समझना चाहते हैं कि आखिर उसमें उसमें एक प्रोग्राम जैसे ग्रीड पर था आधे घंटे का, उसमें इंतकाम पे था, वेंजेंस, रेवेंज क्या चीज होती है, और उसमें और भी मतलब पूरे एक सिलसिला चलता है जिसमें फियर पर एक था कि डर क्या होती है, कितनी तरह के डर होते हैं। तो अगर जिन लोगों की दिलचस्पी है वो इस सीरीज का जो सीजन 1 है नींद क्यों रात भर नहीं आती का, उसको सुन सकते हैं, वो सिर्फ ऑडियो में है। तो सलमान साहब, बात आप ये कर रहे थे कि वो जो प्रोमिस्क्यूटी और अडल्ट्री, एडल्ट्री फर्क है। नहीं, एक तो होगा जाहिर है कि प्रोमिस्क्यूटी अगर आप शादीशुदा हैं, प्रोमिस्क्यूटी बगैर शादी के भी हो सकती है, तो प्रोमिस्क्यूटी बगैर शादी के भी हो सकती है, अडल्ट्री बगैर शादी के नहीं हो सकती, डेफिनेशन वही है उसकी। हम्म। तो लेकिन जो प्रोमिस्कुअस अडल्ट्री है वो एक डिफरेंट फिनोमेना है, एज अगेंस्ट ए काइंड ऑफ, इन कोटेशन मार्क्स, मोनोगमस अडल्ट्री, हम्म। जिसमें एक ही आदमी से इन्वॉल्वमेंट हो। जो प्रोमिस्कुअस है उसका मतलब लालच से। अब ये तो होता है, तो ये मतलब ये मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, या इंसान का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं आज के ज़माने में? मिसाल के तौर पे ये है कि भाई अब से हजारों साल पहले शायद ये चीज़ कोई मायने नहीं करता था, चीज़ें होती थी, इंसान, जानवर वगैरह, लेकिन उसको हमने टेम कर लिया, इंसान को तमीज, तहजीब सिखा दी कि किस तरह से चार लोगों के बीच में बैठना है, किस तरह से चार लोगों के साथ में आपके ताल्लुकात होने, बीवी क्या होती है, बहन क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं। और उसमें मजहब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, चाहे कोई भी धर्म हो सकता है दुनिया का। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये एडल्ट्री अपने आप में गुनाह या बुरा कब से समझा जाने लगा, और क्यों समझें इसको बुरा? नहीं, लेकिन इससे पहले वो बात क्लियर कर लें। एक बात, वो जो प्रोमिस्कुअस चीज है वो तो लालच पे है। लालच डेप्रिवेशन से पैदा होती है, डेप्रिवेशन से, वो लालच पे है। दूसरी चीज जो है, जो मोनोगमस अडल्ट्री, जिसमें आप एक ही आदमी से इन्वॉल्व हैं और रहे इन्वॉल्व, वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। इसमें जो है, अगर आदमी एक से इन्वॉल्व होता है तो शादी में कुछ गड़बड़ है, अगर आदमी 10 से इन्वॉल्व होता है तो आदमी में गड़बड़। तो ये गड़बड़ आदमी में है या शादी में है, ये समझना पड़ेगा ना। हम में है दिले बेताब ने, हाँ, या आप दिले बेताब हैं। तो जो 50 में इन्वॉल्व है उसके तो आदमी के अंदर गड़बड़ है, जो एक में इन्वॉल्व है वो शादी में गड़बड़ है। अब यहाँ शादी की गड़बड़ को भी खोल लेते हैं। जी। मर्दों औरतों में फर्क है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। वो ये कि मर्दों के लिए सेक्स के मीनिंग कम है, अहमियत ज्यादा है और माने कम है। ये कमाल है कि men can have sex with women they don't love. Men can have sex with women they have stopped loving. Men can have sex with women they dislike. Men can have sex with women who are physically attractive. Men can have sex with women who are not physically attractive. Men can have sex जिनसे उनका दिमाग मिलता है, men can have sex with जिनसे उनका दिमाग नहीं मिलता है। नतीजे के तौर पे men can have sex without दिल, without मोहब्बत। Women cannot have sex that way. Women need far more emotional attachment before being able to have comfortable sex. उसके एवोल्यूशनरी रीजंस हैं
कि मेन का ये है कि भाई इफ दे विल हैव मोर सेक्स देन दे विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एंड दैट विल बी हेल्पफुल एंड देयर जीन्स विल स्प्रेड फार एंड वाइड. विमेन का रिस्क है, इफ दे गेट प्रेग्नेंट नाउ दे आर नॉक्ड अप फॉर 9 months, who will take care of the baby, who will provide food. So evolutionary reasons की वजह से sex is a far more important thing and meaningful thing for women. It's unimportant and meaningless pleasure for men, and that is why men can have sex anywhere. Women cannot have sex anywhere. Women cannot have sex with men they don't love, they don't like, they have fallen out of love with. They may be deeply in love and they may be sexually active. The day they fall out of love, the man becomes completely impossible for them to sleep with. That phenomena does not happen in men. तो men, अब इसमें यह है कि ये बात समझ के चलें तो मर्दों की इनफाइडेलिटी ज्यादातर सेक्सुअल लालच की वजह से, औरतों की इनफाइडेलिटी ज्यादातर जज्बात की कमी की वजह से, डायलॉग की कमी की वजह से. मियाँ सुनते नहीं है बात, बीवी बात करना शुरू करती है, मुझे तो फला चीज ने इतना परेशान कर रखा, मियाँ फौरन कहते हैं इसका इलाज ये है, ये कर लो. वो आपसे इलाज नहीं पूछ रही है, वो आपसे चाह रही है कि आप उनकी बात सुने. तो मर्द फौरन सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम. नहीं, पहले सुनो यार, पहले सुनो. तो औरतों को हल्के हल्के ये लगता है लंबी शादी में कि मियाँ जो है ये बात सुनते नहीं है, और किससे बात करूं मैं. तो अगर उनको कोई सुनने वाला मिल जाता है, मर्द या कभी कभी औरत भी, तो उसके साथ वो दे कैन गो. मैन का दूसरा प्रॉब्लम है कि बीवी कहती है कि देखो तुमने ये कमीज गलत पहनी, ये ब्राउन जूता क्यों पहन रखा है इस सूट के साथ, और तुमने सुबह उठे मैंने देखा तुमने टूथब्रश नहीं किया, और ये बाल जो है तुम्हारे कटवाए नहीं बहुत दिनों से. तो हल्के हल्के क्या होता है, बीवी बाप बन जाती है. अगर बीवी बाप बन जाए तो सेक्सुअल अट्रैक्शन और खत्म हो जाता है. अब फिर से चाहिए. और बाप क्यों कहा, मां बन जाती है अक्सर. इसमें कमाल है, ये कमाल की ये क्रिटिसिज्म और ये जो, क्योंकि ये है ना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करो वो करो, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम उनसे और पैसा क्यों नहीं मांगते, तुम थोड़े से पैसे पे तैयार हो जाते हो. ये सब बाप के हुक्म है ये. तो नतीजे के तौर पे जब बाप आके बीवी के अंदर नजर आने लगे तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. तो फिर एक औरत चाहिए. तो मर्दों के अंदर predominant motivation is sex, but because of ordinary diminution of sex in marriage and because of this paternal image growing in the wife and maternal also in some people, कि ज्यादा मोहब्बत करने से भी, क्योंकि ये भी एक पैराडॉक्स है कि ज्यादा इज्जत से सेक्स कम हो जाता है. मतलब ज्यादा इज्जत कौन करे, औरत मर्द की या मर्द? मर्द बहुत ज्यादा इज्जत करता है, जिसके बारे में बड़ा अच्छा लतीफा भी है पाकिस्तानी प्ले का, कि वो कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत शरीफ है, 3-4 बार रिश्ता लेके तो लड़की हल्के से पूछती है अम्मी से, अम्मी पूछे कहीं ज्यादा ही शरीफ तो नहीं है. तौर पे ज्यादा इज्जत औरत की करने से भी सेक्स कम हो सकता है. तो ज्यादा इज्जत करने से वो माँ की बात आ गई, डरने से, बीवी के क्रिटिसिज्म से डरने से वो बाप आ गया, और ऑर्डिनरी डिमिनिशन जो हो ही गए होगा क्योंकि कम हो गई शादी में. तो मेन की मोटिवेशन प्रिडोमिनेटली सेक्सुअल है, विमेन की मोटिवेशन प्रिडोमिनेटली इमोशनल. और मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक सफाई देना चाहता हूँ. जब आप कहते हैं ज्यादा इज्जत करने से मर्द औरत की, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि यहीं से फिर वो किस्से शुरू हो जाते हैं कि हुक्म किसका चलता है घर में. आप जो सुनने में कोई ऐसा हो सकता है, एक दो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको लगे कि शायद आप ये कह रहे हैं कि भाई इज्जत करने की जरूरत नहीं है, उससे मसला होगा, लेकिन आपका मतलब कुछ और है. अच्छा कहा, ये क्लैरिफाई करवा दिया. इज्जत करें, लेकिन ज्यादा इज्जत जो है, इन दोनों में फिनोमेना में डिफरेंस है. इज्जत और ज्यादा इज्जत ये अलग चीज है. जैसे खाना, भाई भूख और लालच में फर्क, तो वो जो डिफरेंस है ना, तो ज्यादा इज्जत का मतलब जो है वो दैट कैन आई थिंक क्रिएट प्रॉब्लम. ज्यादा इज्जत का मतलब कहीं ना कहीं माँ का दर्जा देने लगे हैं, बाप का दर्जा देने लगे हैं, एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल माँ का दर्जा, थोड़ा सा माँ का दर्जा बीवी का हो गई, थोड़ा सा बाप का दर्जा मियाँ का हो गई, लेकिन 5%, 10%, 15%. लेकिन आपकी बीवी अगर 80% आपकी माँ है,
तब तो मुश्किल हो गया ना। दोस्त होनी चाहिए, दोस्त होनी चाहिए, और दोस्ती में इज्जत तो जाहिर है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात है, वाह। इकबाल का मसला है। लेट मी गो बैक टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट नेचर। देखिए नेचर जो है उसने मर्द की सेक्सुअलिटी को ज्यादा फ्री कर रखा है, क्योंकि औरत में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की बायोलॉजिकल सिचुएशन है। तो उसकी वजह से she needs more protection, and therefore she needs a more reliable person to have sex with. Men can have sex and go away. They don't have to, even if the woman gets pregnant, they can run away, they can abandon. उनको तो उनकी बॉडी में तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो नतीजे के तौर पे उनके अंदर वो सेंस ऑफ डेंजर नहीं है सेक्स में, और फिर वो सेक्स जो है जहन, जिस्म, एनवायरमेंट पे हो सकता है। जैसे मैं इस कॉन्डो में रहता हूँ, मैं किसी से कहूँ कोई औरत नीचे आए, अभी एक आने वाली है, मेरे स्टूडेंट है, उन्हें कुछ किताबें लेनी है मुझसे, तो उन्होंने कहा नीचे काउंटर पर रख दीजिएगा, मैं आके ले जाऊँ। तो अब मैं उनसे कहूँ आप ऊपर आ जाइए, कम अपस्टेयर्स, कम टू माय अपार्टमेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम टू माय अपार्टमेंट। कोई औरत का कम टू माय अपार्टमेंट, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि वो अपार्टमेंट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हर बॉडी, हर मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। सलमान अख्तर साहब जिस पर गुजरती है वो जानता है, यानी जिसके साथ में ये इनफिडेलिटी हुई है, एडल्ट्री हुई है, औरत है या मर्द है, लोग तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कोई शराब पीने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, और मतलब कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहुत तरह तरह के मसाइल आ जाते हैं। उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिए, वो क्या करें जिनके साथ ये होता है, वो ख्वाह औरत हो या मर्द हो। देखिए है तो बहुत तकलीफ की चीज। क्या है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, आप इस कुर्सी पे बैठे अपनी कुर्सी पे, आपके जहन में ये पूरा भरोसा है, इतना भरोसा कि आप सोच ही नहीं रहे इस बात पे कि ये कुर्सी जो है मजबूत है और इस पे मैं बैठा रहूंगा पूरे इंटरव्यू तक। आपके दिल में कहीं ये खतरा नहीं है, ना मेरे दिल में, कि ये कुर्सी टूट जाएगी और मैं जमीन पे गिरूंगा। ठीक है ना। तो ये कुर्सी जो है हमें कितना आराम दे रही है, जहनी हमको संभाल के रखा हुआ है इसने। ओ, तब हम आप बातें कर सकते हैं। अगर हमें यह फिक्र हो गई कुर्सी टूटने वाली है इसी मिनट, तो इतने आराम से हम आप गुफ्तगू न कर पाए। वही रिश्ता जो है दोस्ती में, मोहब्बत में और शादी में है, कि एक दूसरे का पूरा भरोसा। वरना इसको क्या पता है भाई, आप अकेले बैठे हुए हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आपकी बीवी को क्या पता, मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, मेरी बीवी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूं, या वो क्या कर रही है इस वक्त, मुझे क्या पता। तो नतीजे के तौर पर ये फेथ की बात है। फेथ, बिलीफ एंड ए सेंस ऑफ म्यूचुअल कमिटमेंट एंड रिलायबिलिटी। तो अब वो टूटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा काट दिया। जैसे हमने सोच रखा ना, ये हाथ हमारा है, हमें लाएंगे हाथ तो हाथ हिलेगा, ये नाक हमारी है, हम नाक को छू सकते हैं। उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को 100% उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। ये तो हमारा मियाँ है, ये तो हमारी बीवी है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। उसमें इम्प्लीकेशन है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और बीवी को धोखा नहीं देंगे। ये तो 10 कमांडमेंट्स में भी लिखा हुआ है, दाउ शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। तो नतीजे के तौर पे जब ऐसा काम होता है तो ऐसा लगता है जैसे एक हाथ को, एक पैर को, एक जिस्म को काट के फेंक दिया गया। तो एक ब्लीडिंग होती है, रूहानी ब्लीडिंग, ए मेंटल ब्लीडिंग बिगिंस, एंड वन गेट्स इन सिवियर पेन। अब ये पेन फिजिकल नहीं है, ये जज्बाती दर्द है, बहुत सिवियर मेंटल पेन। तो वो बहुत खतरनाक चीज है और बहुत तकलीफ दे चीज है। उसको बदलने में गुस्से में बदल सकता है आदमी, कि गुस्सा मेंटल पेन को थोड़ा कम करता है, हाइड करता है, खून कर सकता है, खुदकुशी कर सकता है, शराब पी सकता है ज्यादा, अपने आप को तबाह कर सकता है या दूसरे को तबाह कर सकता है। तो ये तो उसके तकलीफ दे आउटकम है, अंडरस्टैंडेबल है लेकिन तकलीफ दे। अब सवाल ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या अडल्ट्री के बाद रिश्ता इस्तेवार हो सकता है, क्या जिसके साथ बेईमानी की गई है वो माफ कर सकता है। सवाल ये कि फिर क्या किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर औरत ने बेवफाई की है तो मर्द के दिल में ख्याल ये आता है कि अब वो बिल्कुल रैम्पेंट, जो मिलेगा उसके साथ में कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, या औरत, दोनों में से कोई भी इस, तो मतलब ये कि किसी न किसी तरह सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी है,
एक दूसरे को बर्बाद करने की है, एक दूसरे के खिलाफ क्राइम जुर्म हो सकता है, जैसे क्राइम्स ऑफ पैशन कहा जाता है एक अरसे से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। 50 ऐसी फिल्में बनी हैं बहुत मशहूर, जिनमें इस बात का जिक्र होता है। तो क्या करे इंसान जिसके साथ हुआ? देखिए, इसमें दो तरह की सिचुएशंस को डिस्टिंग्विश करना चाहिए। इस सवाल ये है कि ये एक बार हुआ या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जो एक बार से ज्यादा है और खास तौर पे 2 बार से ज्यादा है, उसको माफ करना मुश्किल है। और न सिर्फ मुश्किल है बल्कि शायद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको माफ करने से आदमी अपने लिए जो है एक गड्ढा खोद रहा है कि वो फिर होगा। जो बात 3 बार हो चुकी है वो चौथी बार फिर होगी। तो वो तो माफ करना मुश्किल भी है, क्योंकि एक जख्म, फिर दूसरा जख्म, फिर तीसरा जख्म। तो एक तो वो हील करना मुश्किल है, और शायद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रिस्क ज्यादा है फिर से हर्ट होने की। एक बार अगर है, और फिर उसके बाद और चीजें चाहिए। नंबर एक, कि दूसरा इंसान तहे दिल से माफी मांगे, नंबर एक। नंबर दो, ये वादा करे कि कभी फिर नहीं करेगा। नंबर तीन, कि ये उम्मीद ना करे कि ये रिश्ता जो है बिल्कुल एक दिन में ठीक हो जाएगा वापस। और कुछ इरिटेबिलिटी, कुछ बेइतनाई, कुछ गुस्सा काफी दिन तक खामोशी से, सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करे, और अपने अच्छे बिहेवियर से जो है उसको जाहिर करे कि वन इज रिलायबल इन सच। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जबकि माफी मांगे, दोबारा रिपीट ना करे, बर्दाश्त करे थोड़ा रिवेंज दूसरे पार्टनर का, और वेट करे, तब हो सकता है कि ये रिश्ता, इट मे कम बैक टू इट्स नॉर्मल प्लेस एंड यूजुअल प्लेस। लेकिन ये एक ही बार की चीज है। एक बार की बेईमानी जो है माफ की जा सकती है, लेकिन ये कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो बेईमानी को माफ करना जो है वो खतरनाक भी है, क्योंकि वो फिर होगी। या मैसोकिस्टिक है, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि ये नहीं होगा। जो चीज 3 बार हो चुकी है वो फिर हो। ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं। मैंने थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस पे एक ज़माने में काम किया है, ड्रामे वगैरह, ड्रामे भी साथ में, लेकिन ये कि डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी की हैं। उसमें क्या होता है कि एक रिश्ता ऐसा बन जाता है जिसको आप लोग कुछ साइकेट्रिस्ट कुछ कहते हैं, नाम देते हैं तरह तरह का, जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम है, कोई और सिंड्रोम है, जिसमें कि जो आपके साथ जी, तो जो जो आपके साथ ज्यादती करता है, पता चला उसी के साथ आप एक बड़ा गहरा रिश्ता बना लेते हैं। जो रात दिन आपके मुंह पे तो तमाशे मारता है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं घर से निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और बार बार फिर आप उसी के पीछे भागते हैं, वो रिश्ता टूटने का नाम नहीं लेता। एक शख्स है जो 10 औरतों के साथ में सोता है, या औरत है जो 10 बार बदतमीजी कर देती है, मैं वाइस वर्सा दोनों में से किसी को भी समझ सकते हैं, या औरत मर्द या कोई भी सेक्स, यानी क्योंकि हमने होमोसेक्सुअल्स का भी जिक्र किया था, उनकी भी रिलेशनशिप्स होती है। तो रिलेशनशिप तो दो लोगों के दरमियान होती है, औरत मर्द वगैरह, इस ये कहानी बाद में आती है। तो मतलब ये है कि जो लगातार करते ही रहते हैं, एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहते हैं, और एक शख्स मुस्तकिल सहता है, उसके बावजूद वो नहीं निकलता। मैं जरा कॉम्प्लिकेटेड केस की तरफ आ रहा हूं, इसलिए कि जो शख्स विक्टिम है, अब कहना नहीं होगा लेकिन शायद उसको मजा आता है। क्या किस्सा है ये? इसमें तो उर्दू शायरी बहुत है इस पे, इस किस्म के मैसोकिज्म पे, इस किस्म के दिल, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। ये फ्रॉइड साहब का ख्याल था कि इसमें लुत्फ है, थोड़ा सा एक हिडन लुत्फ है। मैं ये समझता हूँ इसमें लुत्फ से ज्यादा बड़ी चीज जो है, लुत्फ भी हो सकता है, जैसे कि नासिर काज़मी का मिसरा है ना, कि गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। हम्म। तो हो सकता है, जैसे दांत में तकलीफ हो, तो जहां दांत में तकलीफ हो जबान बार बार जाती है वहीं, उसे वो ठीक नहीं होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा दर्द बढ़ता है जब आप जबान से चूते हैं, लेकिन फिर जाती है वहीं जबान। तो वो है ना, दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। फ्रॉइड साहब का ख्याल ये था, इसको जो मैसोकिज्म उन्होंने बताया है, कि इसके अंदर छुपी हुई एक लज्जत भी है इस तकलीफ में। मेरे ख्याल से दो बातें जो हैं इसमें और हैं लज्जत के अलावा। एक बात है कि ये देख लेना चाहिए कि उस आदमी के रिसोर्सेज हैं या नहीं, कि छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है। अब कोई गरीब औरत है जिसके माँ बाप ने कह दिया घर लौट के मत आना, अब तुम्हारी शादी हो गई है, और उसके पास नौकरी नहीं है। उसके बाद पता चला लेबर सर्टिफिकेट, जो भी आपके इंग्लैंड में कहते हो, हमारे यहाँ कहते हैं ग्रीन कार्ड, नहीं है। तो अब नौकरी नहीं कर सकती,
पैसा अपना नहीं है, अपना बैंक बैलेंस नहीं है, मियाँ मारता है और दूसरी औरतों के साथ जाके सोता है, वो कैसे छोड़ दे बेचारी? तो वहां पे ये तो गलत बात होगी उसको मैसोकिस्ट कहना। शी हैज रियल प्रॉब्लम, उसके पास सर्वाइवल का मूड नहीं है। तो एक तो हो गया सर्वाइवल, कि पहला सवाल ये होना चाहिए जो आदमी इसमें है कि क्या इस आदमी के पास रिसोर्सेज हैं अलग रहने के, एक बात। दूसरी ये मैसोकिज्म की बात, ये जो बहुत बड़ी बात है, मैसोकिज्म से ज्यादा, प्लेजर से ज्यादा होप का रोल है, कि इसके अंदर इंसान एक ये होप लिए बैठा है कि अगर मैं थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त करूं तो शायद ये आदमी बदल जाएगा। वो जहां भी गया, परवीन शाकिर का शेर है, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर अच्छी जाए। मेरे हर जाएगी। ये कोई बात अच्छी नहीं, ये तो हरजाई, इसका मतलब है कि वो जाता भी है और फिर आपको भी एक्सप्लॉइट करता है, ये कोई बात अच्छी। और इसमें कोई नाज करने की बात नहीं है कि पांच औरतों के साथ अफेयर करने के बाद आपके पास आपका मियाँ लौट आता है। इसमें फिल्म अर्थ जो थी शबाना की और कुलभूषण खरबंदा की, उसमें ज्यादा सेल्फ डिग्निटी थी। शी सेड नो, यू गो, आई डोंट वांट यू। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उम्मीद, गलत उम्मीद, उम्मीद भी देखिए हर चीज ज्यादा हो, जैसे इज्जत के बारे में बात हुई थी, ज्यादा उम्मीद भी दुनिया में ठीक नहीं, ना उम्मीदी भी ठीक नहीं है, ज्यादा उम्मीद भी ठीक नहीं। कुछ चीजों के लिए ना उम्मीद होना ठीक होना चाहिए। तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मेरा मियाँ ने या मेरी बीवी ने 5 बार मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन अगर मैं बर्दाश्त करता रहूं तो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उम्मीद है इसमें, मैसोकिज्म से ज्यादा, प्लेजर से ज्यादा उम्मीद है। और ये उम्मीद फिर बचपन में जाती है कि हमारे माँ बाप बदल जाएंगे जो हमें बुरा ट्रीट करते हैं। एक दिन मैं अगर नेक बच्चा बना रहा हूं तो ठीक हो जाएंगे माँ बाप, वो नहीं होने वाले हैं ठीक। एक बुनियादी सवाल यह है कि बुरा क्यों है अडल्ट्री एडल्ट्री, ये ये चीज बुरा काम क्यों है? बुरा इसलिए है कि देखिए इंसान ने जब से ये हंटर गैदरर्स के बाद फार्मिंग शुरू की और एक जगह एक मकान में रहना शुरू किया या एक इलाके में रहना शुरू किया और शादी की तरफ ये तरह की चीजें इजाद हुई और खानदान की तरह, तो इसमें क्या है कि खानदान को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है कि एक खानदान हो, और ये चीज जो है ये खानदान को तोड़ती है। इसीलिए इंसेस्ट भी बुरा है, अपनी माँ, बहन, भाई, बाप के साथ सेक्स करना भी गलत है, इसीलिए क्योंकि वो जो है तबाह कर देंगे खानदान को। एडल्ट्री भी तबाह करती है खानदान को। तो खानदान जो है, हम लोग देखिए इंसान एक, जैसे डेसमंड मॉरिस साहब ने लिखा ना, नेकेड एप है। हमारे ऊपर बाल नहीं है बड़े बड़े, हमारे कोई लंबे नाखून क्लॉज नहीं है, कोई बड़े बड़े दांत नहीं है, कोई मजबूत दुम नहीं है जिससे किसी को मार सकें। तो नतीजे के तौर पे सर्दी होती है तो बहुत कपड़े पहनने होते हैं, गर्मी होती है तो कपड़े उतारते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं। हम बहुत कमजोर जानवर हैं। तो कमजोर जानवर को ग्रुप की जरूरत है। हमें चाहिए कि बीवी, बच्चे, दोस्त, चचा चची, भतीजे भांजे, सब लोग साथ रहें। तो फैमिली की जरूरत है इंसान को। वो जरूरत एडल्ट्री से अटैक होती है। तो नतीजे के तौर पे चूंकि ये फैमिली तबाह करती है, इसलिए बुरी चीज है। अब ये नहीं बुरी इसलिए कि इसमें तोरा में, बाइबल में या कुरान में लिखा है, इसलिए बुरी है कि ये आपकी जिंदगी खराब कर देगी, ये आपको तनहा कर देगी। तन्हाई इंसान के लिए अच्छी चीज नहीं है, इंसान बना नहीं है तनहा रहने के एक लोग इस तरफ भी इशारा करते हैं, कुछ लोग जिनके यहाँ ये चीज रहती है कि सब औरत मर्द में कहीं एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि आप जो चाहें, जैसे अभी परवीन शाकिर का आपने शेयर कहा, लिए। ओपन मैरिज। ओपन मैरिज भी, और कहीं इस तरफ भी इशारा होता है कि आप यकीन या अंदाजा सा होता है कि जो भी है बाहर जाके करते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में। आपने, हालांकि हमने उसको, आपने उसका जवाब दे दिया था। औरतें खास तौर पे इस मामले में बहुत ज्यादा सफर करती हैं कि उनके जो हस्बैंड है बाहर जाके, उनको पता है कि वो बिजनेस में है, बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, किन होटलों में रुकते हैं, या बड़े कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं या और भी इसे कोई भी किसी भी पेशे का आदमी हो सकता है, वो बाहर करते हैं, लेकिन घर पे आके उनके यहाँ बड़ा एक सिस्टम होता है। यानी मिसाल के तौर पे कोई फालतू की बात नहीं होती, मर्द बड़े इस बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, कभी घर में नहीं आने देंगे, कभी घर में ऐसा बुरा काम नहीं, बुरा काम नहीं करेंगे, है ना, वगैरह वगैरह। घर बहुत पाक चीज है, औरत उसको बड़ा पसंद करती है। ये मैं भारतीय संदर्भ में, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसमें यह है कि समझ हर एक राज को, फिर भी फरेब खाएगा। हाँ, फिर भी फरेब खाया जाए। तो ये
कि जिसको यहाँ बोलते हैं डोंट डोंट आस्क डोंट टेल, यू नो। तो ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट है, म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी है। अगर चलती है तो चलने दें, लेकिन कहीं ना कहीं सफरिंग दिल में तो होगी, ऐसा तो नामुमकिन है सफरिंग ही ना हो, यू नो। फिर ये भी होता है, यूं भी समझना चाहिए, देखिए कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, मैं अमेरिका में रहता हूं, कि इन मुल्कों में मियाँ और बीवी, क्योंकि दो ही लोग घर में रहते हैं, तो अब सारा एंटरटेनमेंट, सारा इमोशनल सपोर्ट दूसरे आदमी को प्रोवाइड करना है। आपका सारा एंटरटेनमेंट और सारी तफरी और सारे जज्बाती आराम बेगम साहब के हाथ में है, बेगम साहब का आपके हाथ में है। ऐसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोंडा निकाल के आप बरामदे में बैठते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके लोग आ रहे हैं, नौकर चाकर हैं, बीवी के अपने दोस्त हैं, बीवी की अपनी कंपनीज हैं, बीवी के अपने झगड़े हैं। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है एक दूसरे को सस्टेन करने की। तो उसमें एक बड़ा फायदा है, तलाक कम होती है। अब तलाक बढ़ रही है इसीलिए कि ये न्यूक्लियर फैमिली पैदा हो रही है। तो एक तो तलाक कम होती थी क्योंकि उसने एक दूसरे से डिमांड नहीं है, ये तो फायदा भी है। लेकिन ये भी है कि फिर उसमें इतनी उम्मीद भी नहीं है फाइडेलिटी की। तो ये सब बातें, डिफरेंट पैटर्न्स हैं कल्चर में, आई थिंक। ऐसे फ्रांस में मैंने देखा है, मेरे कॉलीग्स, डॉक्टर्स, साइको एनालिस्ट, पढ़े लिखे लोग, they have mistresses and they have lovers outside of the marriage and they don't feel so guilty. अमेरिका तो बहुत प्रूडेंट है, यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो हंगामा हो जाए। तो ये कल्चर पे डिपेंड करती है, एरा पे डिपेंड करती है, सोशल क्लास पे डिपेंड करती है, और जेंडर पे डिपेंड करती है। लेकिन अल्टीमेटली चाहे उसमें आप, मेरे ख्याल से एक म्यूचुअल अरेंजमेंट हो जाए तो ठीक है, चलिए, अच्छा है। अगर आप भी खुश हैं, आपके शरीके हयात भी खुश हैं, तो ठीक है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। आम तौर पे इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड इट कैन बी फॉरगिवन if it is one time and there's a genuine contrition and remorse. आपने कहा जेन्युइन कंसेशन और रिमोर्स, मतलब माफी हो, जेन्युइन हो। इस पे मैं फिर जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको ये याद दिलाऊंगा कि जब हमने आपके साथ में सीरीज की थी, ये पहली वाली, ये तो सीजन 2 है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये इस सीरीज का नाम है। इसका जो सीजन 1 था, उसमें एक एपिसोड इस बात पे भी है कि माफी वो कौन सी अच्छी माफी है। मतलब ये कि एक माफी ये होती है जो आपने मिसाल दी थी उसमें, कि अगर मुझसे ऐसा हुआ है, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं माफी मांगता हूं। अगर आपने अगर ही कह दिया तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? आप बाकायदगी से कहिए मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं जी। तो माफी सॉलिड मांगिए। और माफी की एक और बात है, चलिए ये भी यहाँ इसमें भी डाल सकते हैं, कि माफी एक उस आदमी से मांगनी चाहिए जिससे आपने बदतमीजी की, और एक एक गवाह की मौजूदगी में मांगनी चाहिए, प्राइवेटली भी पब्लिकली भी। अगर प्राइवेटली, सिर्फ प्राइवेटली मांगी है तो उसको भूल सकते हैं और उसको कर सकते हैं कि नजरअंदाज। अगर सिर्फ पब्लिकली मांगी तो ड्रामा हो गया। दोनों जगह पे माफी। सलमान साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक बात जरूर समझना चाहता हूं कि ये बुरी चीज है, तकलीफ होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, खानदान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये होता है, रात दिन होता है, आसपास होता है, सामने देखते हैं। उससे ज्यादा अगर होता है या नहीं होता है, लेकिन ये उससे ज्यादा फिल्मों में होता है, उससे ज्यादा शायरी में नजर आता है। यानी वो सारे ड्रामे, मिसाल के तौर पर जैसे अफेयर नाम का एक टीवी ड्रामा है, कितने लोगों ने देखा इसलिए कि उसमें इस तरफ इशारा है, एडल्ट्री की तरफ इशारा है, इनफिडिलिटी की तरफ इशारा है। तो वो शायरी में भी उसका बेइंतहा जिक्र होता है। वो सारे अशार जो दिल टूटने पे हैं और जफा वफा करने पे हैं, वो तो इशारों से बात होती है लेकिन मतलब कुछ और है। लेकिन लोग बहुत वाह वाह करते हैं इसलिए कि उनके दिल को लगता है। तो इसका इतना गहरा ताल्लुक है लिटरेचर में, हमारे आर्ट्स और कल्चर में। उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाहेंगे कि वो क्यों है और क्यों हमसे इतना कनेक्ट करता है। जी, क्योंकि देखिए शायरी और अदबी तख्लीक जो है वो तकलीफ और गम से का का एक खूबसूरत इजहार का तरीका है। तो नतीजे के तौर पे इसमें जो तकलीफ है वो फिल्मों में, ड्रामे में, शायरी में, हर जगह जाहिर हुई है। अब मैं आर्ट पे मेरी वाकफियत कम है, तो ये किसी आर्टिस्ट से भी पूछना चाहिए कि क्या पेंटिंग्स भी ऐसी हैं जिसमें ऐसी चीजें ऐसे करके दिखाई गई हैं।
एक सवाल। पिकासो के बारे में कहा जाता है कि बड़ी रिलेशनशिप थी साहब उनकी तरह तरह से। वो तो पर्सनल है, लेकिन पेंटिंग में कैसे दिखा सकते हैं, ये अच्छा। बात मजे की होगी। लेकिन अगर देखें तो चलिए फिल्म से शुरू करते हैं। फिल्म में सबसे पहली बात यह है कि लोगों ने नोट भी नहीं किया, फिल्म गाइड में ये मोहतरमा जो रोजी थी, वहीदा रहमान ने जिन्होंने प्ले किया था, वो शादीशुदा थी। किशोर साहू जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी बीवी थी, एंड शी वाज गोइंग अराउंड विद देवानंद राजू गाइड। तो दैट वाज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसके बाद सन 60 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था ये रास्ते हैं प्यार के, सुनील दत्त और लीला नायडू और रहमान, जो कि नानावती, सिल्विया और आहूजा के बारे में थी। तो वो बहुत मेजर अफेयर था जो उर्दू ब्लिट्स में छपा करता था, हम लोग पढ़ते थे, फिर बाद में गोली वोली मार दी थी उन्होंने। तो फिल्मों में तो ये गाइड, ये रास्ते हैं प्यार के, और ये शबाना और कुलभूषण खरबंदा की जो फिल्म है बहुत अच्छी, महेश भट्ट की बनाई हुई अर्थ। अर्थ। ये तीन फिल्में जो है कार्डिनल फिल्में हैं, जो कि मेजर माइलस्टोन फिल्म्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। हालांकि गाइड इज नॉट अबाउट इट, गाइड इज अबाउट a development of a character of Devanand, from a funny guy to a lover to a cheater to a spiritual person and so on and so forth. But ये तीन मूवीज हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ए बिग थिंग। थिएटर में आई थिंक दुनिया में ओथेलो से बड़ा कोई प्ले नहीं है इस बात के बारे में, जिसमें कि दिलचस्प बात यह है कि सचमुच में इनफाइडेलिटी नहीं है, शक है इनफाइडेलिटी का। तो जैसे दो बड़े प्लेस हैं, ओथेलो और एक अमाडियस। अमाडियस है हसद के बारे में, सॉरी रश्क के बारे में, जिसको कहते हैं एनवी, और ओथेलो है जेलसी के बारे में, जिसमें कि ओथेलो को उनका दोस्त यागो ये शक पैदा करता है कि उनकी बीवी जो है डेस्टिमोना, वो यागो के साथ सो रही। सो ये जेलसी का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा प्ले आई थिंक ओथेलो है दुनिया में। शायरी में तो बहुत बहुत कितने कितने नज़में हैं, जैसे कि अब यहाँ पे खौफ है अडल्ट्री का कि जिक्र उस परिवश का, और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर था जो रास्ता। गालिब। ट्रायंगल है इसमें। वो दाग का एक शेर है बहुत जबरदस्त। तो दाग का शेर जो है वो सबसे उम्दा है इस पे, कि बहुत रोया हूं मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है, बहुत रोया हूं मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। यू वांटिंग समथिंग फ्रॉम हिम, व्हाट इज इट यू आर वांटिंग फ्रॉम हिम, आई कैन गिव इट टू यू। तो ये जो पेन है एक्सक्लूजन का और ट्रायंगुलेशन का और जेलसी का और पोटेंशियली इम्प्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन अडल्ट्री, ये दाग ने बहुत आपका कोई शेर? मेरे शेर हैं दो इस पे। एक के दरवाजे आंखें बंद किए ऊँगते रहे, दरवाजे आंखें बंद किए जी, ऊँगते रहे, खिड़की के रास्ते से कोई घर में आ गया। वाह क्या बात है। बहुत। दरवाजे बंद किए ऊँगते रहे, खिड़की के रास्ते से कोई घर में आ गया। और एक और शेर ये है कि जुर्म था पर बहुत मजे का था, जुर्म था पर बहुत मजे का था, जिसको चाहा वो दूसरे का था। वाह क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस खूबसूरत नोट के साथ, आपके शेर के साथ, इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो सलमान साहब, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा, खुदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दरवाजे आंखें बंद किए ऊँघते रहे, खिड़की के रास्ते से कोई घर में आ गया। सलमान अख्तर का शेर। नींद क्यों रात भर नहीं आती। अभी आपने डॉक्टर सलमान अख्तर के साथ सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे सीजन का पहला एपिसोड सुना। टॉपिक था एडल्ट्री। ये एपिसोड वीडियो में भी मौजूद है, जिसे आप सिने इंक की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पता है youtube.com/cineink CINEINK। सिने इंक के सभी ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट देखने और सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपनी फीडबैक भेज सकते हैं। पता है post@cineink.com। अब इजाजत दीजिए, मेरा नाम परवेज आलम है। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।